वसंत के संदेश में आचार्य श्री ने उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। आचार्य श्री ने उस पूरी प्रक्रिया को 4 सूत्रों में परिभाषित किया। 4 सूत्र भी मात्र 4 शब्दों में ही सिमटे थे: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। उस वसंत पर उन्होंने युग निर्माण योजना पद का विशेष उल्लेख किया। उल्लेख शायद पहले भी कभी किया है, लेकिन इसे पहली बार परिभाषित किया। वसंतोत्सव एक नए सूत्रपात के साथ संपन्न हो गया। उस समय जो कार्यक्रम निश्चित किए गए थे, उनका क्षेत्रों में स्वागत किया गया था। साधकों में उत्साह दिखाई दिया और नवरात्रियों तक 40 जगह नई शाखाएं आरंभ हुईं। पंचकोशीय साधना के प्रति साधकों का उत्साह ही था कि नवरात्रियों के लिए 150 से ज्यादा आवेदन आए। एक बार ये सोचा जाने लगा कि संख्या यदि बढ़ी तो 2 शिविर कर लिए जाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक एक और एकादशी से वैशाख कृष्ण चतुर्थी तक दूसरा। दूसरे शिविर में नवरात्रि की तिथियों का निर्वाह नहीं हो रहा था, लेकिन यह भी क्या कम था कि गायत्री तपोभूमि के साधनामय वातावरण में स्थान और संगति का लाभ मिल रहा था। यद्यपि दूसरे शिविर की आवश्यकता नहीं हुई। आगे कभी साधकों की संख्या बढ़ी तो उसके लिए एक निर्धारण हो गया। नवरात्रि बीत जाने पर सांसद सेठ बिशन चंद्र गायत्री तपोभूमि आए। सहस्त्र कुंडी महायज्ञ के बाद यह उनकी तीसरी या चौथी यात्रा थी। राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों पर चर्चा चली। सेठ जी ने बताया कि सीमा पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लद्दाख और असम से लगी सीमाओं पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा हो रहा है। भारत सरकार इस मामले में अजीब उदासीनता बरत रही है। आचार्य श्री ने कहा कि हम लोगों को जानकारी का स्रोत अखबार और रेडियो ही है। आप जैसे महानुभाव कुछ सूचनाएं दे जाते हैं तो जानकारी थोड़ी और बढ़ जाती है। लगता है कि साल 6 महीने में युद्ध होगा। सेठ बिशन चंद्र ने कहा कि कई लोग युद्ध के बादल मंडराते देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। या तो उसका खुफिया तंत्र पूरी तरह नाकारा हो गया है अथवा सरकार जानबूझकर उदासीन है। सेठ बिशन चंद्र हिंदू महासभाई नेता थे। हिंदू महासभा एक प्रकार से कट्टरपंथी लोगों की एक राजनीतिक पार्टी बन गई थी। महामना मालवीय के समय इस संगठन में भारतीय संस्कृति के उदार स्वरूप का जो आग्रह था वह कमजोर पड़ गया था। आचार्य श्री और सेठ बिशन चंद्र इन स्थितियों पर चर्चा कर रहे थे कि माताजी ने भोजन के लिए बुलाया। सेठ बिशन चंद्र, आचार्य श्री और गायत्री तपोभूमि से आए कुछ विशिष्ट कार्यकर्ता एक ही पंक्ति में बैठे थे। संख्या ज्यादा नहीं थी, कुल मिलाकर 7 या 8 व्यक्ति रहे होंगे। भोजन के लिए बैठते हुए आचार्य श्री ने उन कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। परिचय के आदान प्रदान के बीच ही भोजन की थालियां लग गईं। माताजी स्वयं भोजन परोस रही थीं। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भोजन आरंभ हुआ तो देश समाज की चर्चा एक बार फिर छिड़ गई। एक साथ भोजन करने की इस पद्धति के बारे में सेठ जी का कहना था कि आप लोगों ने शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यह बात सीखी है। आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में महात्मा गांधी के आश्रम में जाना हुआ। उनके साथ भी 2-1 बार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो लगा कि यह पद्धति अपनाई जानी चाहिए। फिर हम लोगों का संगठन पारिवारिक स्तर का है। इसे संयुक्त परिवार या वृहद परिवार समझें। जहां तक हो सके सभी लोग साथ मिल बैठकर भोजन करें तो अच्छा लगता है। चर्चा चल ही रही थी कि ऊपर जंगले से उतरकर एक गिलहरी आई। वह रुकते हुए भोजन कर रहे साधकों की ओर बढ़ी। उनके आगे से निकलती हुई आचार्य श्री के सामने पहुंच गई। आचार्य श्री गिलहरी को स्नेह से देख रहे थे और सेठ जी की किसी बात का उत्तर भी दे रहे थे। उस संवाद के दौरान ही गिलहरी आचार्य श्री की थाली को पकड़कर आगे तक बढ़ गई। उसने अगले पांवों की मदद से रोटी का एक कौर मुंह में दबाया और बाहर आ गई। थाली के पास बैठकर वह चुपचाप सेठ जी यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं। गिलहरी ने कौर का बड़ा हिस्सा कुतर लिया तो आचार्य श्री ने उसके सामने चावल के दाने रख दिए। गिलहरी ने उन्हें भी खा लिया और जिस तरह आई थी
उसी तरह वापस चली गई। गिलहरी को आचार्य श्री की थाली में से कौर निकालने, उसे कुतरने और खा चुकने के बाद वापस चले जाते हुए वहां बैठे लोग चुपचाप देख रहे थे। कार्यकर्ताओं के लिए यह नई घटना नहीं थी। वे अक्सर देखते थे, कभी गिलहरी तो कभी चिड़िया, कबूतर और कभी कभार तो चूहिया भी आचार्य श्री की थाली से रोटी के कौर खींच ले जाती थी। सेठ बिशन चंद्र और दूसरे अतिथियों के लिए पशु पक्षियों का यह व्यवहार विस्मयकारी था। भोजन के बाद सेठ किशन चंद्र कुछ देर और रुके। उस दौरान हुई बातचीत में ही माताजी ने बताया कि अज्ञातवास से आने के बाद पशु पक्षी भी आचार्य श्री के साथ भोजन करने लगे हैं। यह तो साधारण जीव है। कभी कभार बंदर भी कूद फान मचाने आ जाते हैं और इस तरह बैठ जाते हैं जैसे उन्हें पंगत में बुलाया हो। माताजी हंसते हुए बता रही थी कि उनके लिए अलग थाली लगानी पड़ती है। अष्टग्रही योग बीत गया था। उसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने पूछ ही लिया कि आप इस योग का प्रभाव अगले दिनों चरितार्थ होने की बात कह रहे थे। वह प्रभाव किस रूप में होगा? चुनाव आने वाले हैं। नेहरू जी की सरकार नहीं बन पाएगी क्या? राष्ट्रवाद शक्तियों को अवसर मिलेगा? उस समय कांग्रेस के खिलाफ कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसे दल ही सक्रिय थे। इनमें कोई भी अकेले या मिलकर कांग्रेस को चुनौती देने में सक्षम नहीं थे। आचार्य श्री ने सेठ जी का प्रश्न टालते हुए कहा कि इस बारे में कोई भी उत्तर देना भविष्यवाणी करने जैसा होगा। इस समय चल रही गतिविधियों को ऊपरी तौर पर देखें और समझें तो कहीं नहीं लगता कि लोगों में राजनैतिक बदलाव की कोई इच्छा पल रही है। इन्हीं लोगों के दोबारा सत्ता में आने के आसार ज्यादा हैं, लेकिन मुझे किसी और तरह के संकट की गंध आ रही है। सेठ जी ने उस संकट के बारे में कुरेदना चाहा। आचार्य श्री ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। गायत्री जयंती पर तपोभूमि आए साधकों से उन्होंने इतना अवश्य कहा कि इस वर्ष के अंत तक हमें एक राष्ट्रीय संकट से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीमा पर आक्रमण हो सकता है। समाज विरोधी शक्तियां देश के भीतर भी उपद्रव मचा सकती हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। उन स्थितियों से निपटने के लिए हमें आत्मबल जुटाने में लग जाना चाहिए। अपना आत्मबल जगाएं और अपने आसपास के लोगों के भीतर अनुकरणीय बने, पवित्र रहें और आगे बढ़ें। गायत्री जयंती पर हुई गोष्ठी में गुजरात से आए निरंजन आत्मयोगी ने एक समस्या रखी थी। उनका कहना था कि हम और हमारे साथी दिन रात प्रचार में जुटे रहते हैं, खूब यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे संध्या गायत्री भी करते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं। कुछ और साधकों ने भी प्रचार में आने वाली इस तरह की निराशा का जिक्र किया था। आचार्य श्री ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है और ना ही थोड़े से प्रयत्नों के बड़े परिणामों की आशा करनी चाहिए। तुम अपने काम को करते रहो और पवित्र जीवन जियो। बुद्ध ने केवल प्रचार किया और पवित्र जीवन जिया। ईसा मसीह, शंकराचार्य, रामानुज और तुलसीदास भी लोगों से आशा अपेक्षा करते नहीं घूमे। उन्होंने पवित्र जीवन जिया और लोगों को बदलने के लिए प्रेरित किया। हमारा अपना व्यक्तित्व या पवित्र जीवन ही लोगों को प्रेरित करता है। पवित्र और प्रेरक बनो तो तुम्हारे आसपास साधकों और कार्यकर्ताओं की बाढ़ आ जाएगी। सितंबर 1962 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जवाहरलाल नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। राज्य विधानसभाओं में भी प्रायः कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य रहा। नेहरू जी के नेतृत्व को कहीं से चुनौती मिलती नहीं दिखाई दी। चुनाव अभियान में पूर्वोत्तर सीमा पर हो रही सैनिक हलचलें, तिब्बत का मसला और कश्मीर का सवाल मुद्दा बना था। चुनाव अभियान में पूर्वोत्तर सीमा पर हो रही सैनिक हलचलें, तिब्बत का मसला और कश्मीर का सवाल मुद्दा बना था। मतदाताओं ने इन सवालों को ज्यादा महत्व नहीं दिया था।
1962 के चुनाव में नेहरू की छवि शांति दूत की तरह उभर कर आई थी। लोग उनकी तुलना सम्राट अशोक और सम्राट अकबर से करने लगे थे। उस दौर को नेहरू शासन का स्वर्णिम काल कहते हैं। तीसरा आम चुनाव नेहरू के लिए राजसूय यज्ञ की तरह सिद्ध हुआ। देश अभी नेहरू की विजय का उत्सव मना ही रहा था कि चीनी सेना ने लद्दाख और उत्तरी पूर्व सीमा पर भारी हमला कर दिया। 30,000 से ज्यादा सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। नेहरू इस आक्रमण से हक्के बक्के रह गए। सेना इस स्थिति में नहीं थी कि चीनी आक्रमण का प्रतिरोध कर सकें। एक तो चीनी सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा थे, वे आक्रामक थे, और दूसरे भारत ने सीमाओं पर पर्याप्त चौकसी नहीं बरती थी। भारत कूटनीतिक क्षेत्र में भी ठीक से पहल नहीं कर पाया। भारत सरकार ने चीनी आक्रमण के संबंध में दुनिया के तमाम देशों को पत्र लिखे। कुछ देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई, उसके पक्ष का समर्थन भी किया, लेकिन सक्रिय रूप से कोई भी देश सहायता करने नहीं आया। चीनी सेनाएं महीने भर तक सीमाओं पर उत्पात मचाती भीतर तक घुस आईं। लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उत्तरी पूर्वी सीमांत नेफा के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपने आप ही चीनी सेनाएं काफी पीछे तक चली गईं। युद्ध महीने भर से ज्यादा नहीं चला था, लेकिन उसने पूरे देश के मनोबल को झकझोर दिया था। गायत्री परिवार के सदस्यों ने युद्ध के दिनों में कोई छुट्टी नहीं करने और अपने कार्यों को तत्परता से पूरा करने की प्रतिज्ञा की थी। आचार्य श्री ने साधकों को निर्देश दिया था कि इस अवधि में तमाम मतभेद भुला दिए जाएं। धर्म, संप्रदाय, जाति, दल और भाषा, प्रांत के विवादों को फिलहाल दरकिनार किया जाए। आचार्य श्री ने यह भी कहा कि जो युवक अपने आप को सेना के लायक समझते हैं, वे सेना में भर्ती हों। युद्ध की खबरों ने जनमानस को बुरी तरह विचलित और विक्षुब्ध कर दिया था। भारत सरकार युद्ध के सामरिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर विफल सी रही थी, इसलिए भी लोगों में हताशा का भाव बढ़ने लगा। आचार्य श्री ने अपने साधकों से स्वयं सेवकों की तरह काम करने की अपील की। कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्र निर्माण के कई मोर्चे खुलेंगे। ये मोर्चे राष्ट्र के आहत हुए स्वाभिमान को जगाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुनौती की तरह होंगे। मथुरा में हुई एक गोष्ठी में उन्होंने युद्ध से उत्पन्न हुए संकट के बारे में कहा था कि विराम के बाद भी युद्ध समाप्त हुआ नहीं मान लेना चाहिए। कम्युनिस्ट शासन की प्रवृत्ति विस्तारवादी है। अखबारों में छप रही खबरों और विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि वह सीमा पर अपनी सैनिक हलचलें बढ़ाएगा। दिसंबर 1962 में 6 गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ। उसमें श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, घाना और संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में भारत चीन विवाद को बातचीत से निपटाने के प्रस्ताव पास किए गए। भारत सरकार ने तो इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन प्रस्तावों का मुंह चढ़ाते हुए पश्चिमी क्षेत्र में 7 असैनिक चौकियां स्थापित कर लीं। अपनी बनाई और थोपी हुई नियंत्रण रेखा पर उसने पत्थरों के ढेर जमा करने और बाड़ लगाना भी शुरू कर दिया। मथुरा के कुछ नागरिक और सामाजिक संस्थाओं में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विचार गोष्ठी का एक कार्यक्रम हुआ। विषय था राष्ट्रीय संकट और हमारे नागरिक दायित्व। गोष्ठी में वक्ताओं ने देश में राजनीतिक जागरूकता लाने, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना चाहिए। वक्ताओं में आचार्य श्री के अतिरिक्त किशोरी शरण गोस्वामी, प्रभुदयाल, प्रोफेसर अवध बिहारी, स्वामी शरणानंद बिहारी आदि विद्वान थे। सभी विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया।